हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का जागृति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत की स्थिति और आकार के बारे में बात करें। भारत की स्थिति और आकार। भारत की स्थिति और आकार। दोस्तों, भारत की स्थिति और आकार के बारे में बात करें तो स्थिति, भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये भूमध्य रेखा है जो धरती के बीचों बीच रेखा जाता है, उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। और भूमध्य रेखा के ऊपर को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के नीचे को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो हम लोग देखेंगे कि इस चित्र में भारत जो है, भारत की स्थिति ये है और ये है उत्तरी गोलार्ध में। तो दोस्तों, हम लोग ये जाने कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की आकृति के बारे में बात करें, आकृति के बारे में, तो भारत की आकृति, भारत का जो शेप है वो चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय। चार कोनों वाला। चार कोनों वाला मतलब चतुष्कोणीय। अगर इसके अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें, अक्षांशीय अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें, अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम लोग देशांतरीय देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें, देशांतरीय विस्तार के बारे में, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर में है। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में बात करें, क्षेत्रफल और जनसंख्या, तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह विश्व का हिस्सा का 2.42% रखा हुआ है। यानी कि भारत जो है पूरे विश्व का 2.42% अपने पास रखे हुए हैं। अगर क्षेत्रफल में स्थान देखा जाए, क्षेत्रफल में स्थान, तो पूरे विश्व में 7वें नंबर पे पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में 7वें नंबर पे पड़ता है। कुल जनसंख्या के बारे में बात किया जाए, कुल जनसंख्या के बारे में, तो कुल जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की 17.5%, 2011 के सेंसस में हम लोग देख रहे हैं। भारत की कुल जनसंख्या पूरे भारत में, भारत की कुल जनसंख्या पूरे विश्व की कुल जनसंख्या के 17.5% है। और जनसंख्या में स्थान, जनसंख्या में स्थान, तो भारत की जनसंख्या में स्थान पूरे विश्व में दूसरा है। दूसरा, सबसे पहला चीन है 2011 के अनुसार, और पहला चीन और दूसरा भारत है। अगर एरिया वाइज रैंकिंग के बारे में बात करें, एरिया वाइज रैंकिंग की बात करें, तो सबसे पहले नंबर पे रूस। इसका मतलब सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे बड़ा देश रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। तीसरे नंबर पे आता है चीन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रहा है। चौथे नंबर पे आता है यूएसए। पांचवें नंबर पे आता है ब्राजील। और छठवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे अपना देश आता है भारत, 7वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से।
अगर अब आगे हम लोग देखेंगे भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। आगे देखेंगे हम लोग भारत का विस्तार। भारत के विस्तार में हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की तरफ, और फिर देखेंगे हम लोग पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार जो है वो 2933 के चित्र में हमें ये थोड़ा समझना है कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट, इसका नाम इंदिरा काल है, इंदिरा काल। और भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट देखें तो भारत में दक्षिणी पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है, और इसका दक्षिणी पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट नाम है। उसके बाद इसी को पिगमेलियन पॉइंट बोला जाता है, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। भारत के पूर्व में देखें तो सबसे पूर्वी पॉइंट है किबिथु, किबिथु। और सबसे पश्चिमी बात करें तो सबसे पश्चिमी है गौर माता, गौर माता, गौर, गौर माता। उत्तर से दक्षिण की तरफ बात करें तो उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 32 और 14 किलोमीटर है। और यहीं पे अगर पश्चिम से पूरब की ओर बात करें तो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। यही भारत की सीमाओं के बारे में बात कर रहे हैं, बॉर्डर्स के बारे में। भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं के बारे में बात कर रहे हैं तो भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा देखें, मुख्य भूमि की तटीय सीमा के बारे में बात करें तो 6100 किलोमीटर है। कुल तटीय सीमा के बारे में बात करें, कुल तटीय सीमा के बारे में बात करें, कुल तटीय सीमा के बारे में बात करें तो कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। यही सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, गुजरात, गुजरात। और तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य, तीन तरफ से, तीन तरफ से बांग्लादेश से, बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात कर रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्थलीय सीमा के बारे में बात करें। भारत के स्थल से, भारत के स्थल से कौन कौन से पड़ोसी देश हैं तो सबसे पहला आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ये भारत के सीमा से लगते हैं। चीन, नेपाल, भूटान,
बांग्लादेश, बांग्लादेश और म्यांमार। इस तरीके से कुल 7 देश हैं जो भारत के स्थलीय सीमा बनाते हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लिया जाए तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश बनाता है, बांग्लादेश बनाता है और लगभग 4096 किलोमीटर बनाता है, 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा जो बनाता है, सबसे छोटी सीमा बनाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लगभग 96 किलोमीटर नहीं 106 किलोमीटर, लगभग 106 किलोमीटर तक सीमा बनाता है अफगानिस्तान। तो इस तरीके से हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में सबसे पहले स्थलीय सीमा के बारे में बात की है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, कुल 7 देश हैं। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश बनाता है जो लगभग 4096 किलोमीटर तक बनाता है। और सबसे छोटी सीमा भारत के साथ अफगानिस्तान बनाता है जो 106 किलोमीटर के आसपास बनाता है। अब जलीय सीमा के बारे में बात करें तो भारत के साथ जो जलीय सीमा से जो जुड़े हैं, जलीय सीमा से जो जुड़े हैं देश, उन देशों की संख्या है 2 देश हैं। पहला जो है वो है श्रीलंका और दूसरा है वो है मालदीव, जो भारत के जलीय सीमा बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण रेखाएं और समय देखेंगे। महत्वपूर्ण रेखाएं और समय। तो रेड क्लिफ रेखा के बारे में बात करें, रेड क्लिफ रेखा के बारे में, तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 ईस्वी में इस रेखा को खींचा गया था। 1947 ईस्वी जब देश आजाद हुआ था तब। आगे बात करेंगे मैकमोहन रेखा के बारे में। मैकमोहन रेखा तो मैकमोहन रेखा के बारे में बात करें जब भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, 1914 ईस्वी में इसको बनाया गया था और इस शिमला समझौता के दौरान बनाया गया था। शिमला समझौता के दौरान इसको बनाया गया था। आगे बात करेंगे हम लोग डुरंड रेखा के बारे में। डुरंड रेखा के बारे में बात करें तो ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। यह डुरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। लेकिन पीओके पे कब्जा होने के बाद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया। पहले था भारत और पाकिस्तान के बीच में। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था डुरंड रेखा। हम लोग थोड़ा समझे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा तो कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, जो पूरे पृथ्वी पे इक्वेटर से 23.5 डिग्री पे होता है। ये 8 राज्यों से गुजरता है। 8 राज्य से गुजरता है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से गुजरता है।
यही मैं मानक समय रेखा के बारे में बात करें, मानक समय रेखा के बारे में, मानक समय रेखा के बारे में बात करें तो मानक समय रेखा ये 82.5 डिग्री ईस्ट से 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्य से गुजरती है। और ये मिर्जापुर और इलाहाबाद का नैनी, इलाहाबाद का नैनी यहाँ से गुजरता है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। आगे हम लोग द्वीप समूह के बारे में बात करें, द्वीप समूह के बारे में, जिसको इंग्लिश में आइसलैंड बोला जाता है। आइसलैंड के बारे में बात करें तो अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी यानी अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। इसकी राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, उत्तरी अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की राजधानी और ये है उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जिसको हाईएस्ट पीक बोला जाता है वो है सैडल पीक, सैडल पीक। ये भी उत्तरी अंडमान में भी है, ये भी उत्तरी अंडमान में है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। इसकी ज्वालामुखी के बारे में बात करें, अंडमान के ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो ज्वालामुखी का नाम है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है और यह नारकोंडम द्वीप पे है। बैरन द्वीप नारकोंडम द्वीप पे है, नारकोंडम द्वीप। यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखें, एक चैनल है जिसको 10 डिग्री चैनल बोला जाता है, 10 डिग्री चैनल। इस 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से अलग करता है उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के बीच में है। और दक्षिणी बिंदु के बारे में बात करें, अंडमान के दक्षिणी बिंदु के बारे में, तो दक्षिणी बिंदु जो होता है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट यह ग्रेट निकोबार में है, यह ग्रेट निकोबार में है। अगला हम लोग आइसलैंड के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप है अरब सागर में, अरब सागर में, अरब सागर में लक्षद्वीप है, अरब सागर में। इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी है कवरत्ती, इसको इंग्लिश में कवारती लिखा जाएगा। राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। और ये लक्षद्वीप है अंडमान, लक्षद्वीप है अरब महासागर में। ये यूनियन टेरिटरी है और इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल वो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है मात्र 32 वर्ग किलोमीटर। भारत के अन्य द्वीपों के बारे में बात करें, भारत के अन्य द्वीप के बारे में, भारत के अन्य द्वीप के बारे में बात करें तो एक है व्हीलर झील, व्हीलर झील, व्हीलर द्वीप है, झील नहीं है, व्हीलर द्वीप, जो ओडिशा में है, जो है ओडिशा में। और अब इसका नाम बदलकर एपीजे
अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा में एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, इसका नाम चेंज करके अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और यह मिसाइल परीक्षण केंद्र है, और यहाँ मिसाइल परीक्षण केंद्र है, मिसाइल परीक्षण केंद्र है, मिसाइल परीक्षण केंद्र। फिर आगे बात करें एक श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में, और जो आंध्र प्रदेश में है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें, राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, इसको नेशनल पार्क कहा जाता है, नेशनल पार्क। तो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो पहला नेशनल पार्क जो है, पहला नेशनल पार्क वो जिम कॉर्बेट है, पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, हेली नेशनल पार्क था, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। सबसे बड़ा नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क जो लेह में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य, सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य, सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य मध्य प्रदेश यानी एमपी को बोला जाता है। एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, और एमपी जो होता है सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य है। आगे दाचीगाम, आगे है दाचीगाम जो जम्मू एंड कश्मीर में है, और कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगाम कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है, दाचीगाम कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगाम जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद आता है गिर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ये है गुजरात में है, और एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, और यह एशियाई शेर के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। आगे बात करेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, और एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो असम में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क किबुल लामजाओ जो मणिपुर में है,
यह लोकटक झील पे बना है। यह लोकटक झील पर बना है, लोकटक झील पर। यानी विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क जिसका नाम किबुल लामजाओ है, मणिपुर में है और यह लोकटक झील पे स्थित है। भारत के लोक नृत्य के बारे में बात करें, भारत के लोक नृत्य, भारत के लोक नृत्य के बारे में बात करें, लोक नृत्य के बारे में, तो इसमें सबसे पहले हम लोग शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करेंगे। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में, क्लासिकल डांस के बारे में बात करें तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु में का है, तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली मोहिनी अट्टम, कथकली मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के लिए है, केरल, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। फिर कथक है, कथक उत्तर भारत के लिए, कथक उत्तर भारत। फिर हम लोग प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बात करें, मेजर फोल्क डांस, प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बात करें, लोक नृत्य, तो इसमें हम लोग बिहू, बिहू असम में है, बिहू असम के लिए, असम। गरबा, गरबा गुजरात का फोल्क डांस है, लोक नृत्य है गुजरात का। घूमर, घूमर राजस्थान का। यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक का, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। और भांगड़ा, भांगड़ा पंजाब का है, भांगड़ा पंजाब का है लोक नृत्य। आगे हम लोग भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करें, भारत की प्रमुख जनजातियां, भारत की प्रमुख जनजातियां, भारत की प्रमुख जनजातियां। सर्वाधिक जनसंख्या, जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। यानी भारत में जनजातियों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या, सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या के बारे में बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या मिजोरम में है, मिजोरम में, मिजोरम में। जनजातियों की सबसे ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या मिजोरम में है और सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा समूह जनजातियों का, सबसे बड़ा समूह, सबसे बड़ा समूह भील, गौड़ और संथाल, भील, गौड़ और संथाल, भील, गौड़ और संथाल। थारू जनजाति के बारे में बात करें, थारू, थारू, तो थारू उत्तराखंड यूपी में पाए जाते हैं, उत्तराखंड और यूपी में पाए जाते हैं। दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं ये लोग, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति के लोग। आगे जनजातियों के बारे में बात करें तो एक टोडा जनजाति है, टोडा तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में, तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये भैंस पालक है, ये भैंस को पालते थे, भैंस को पालते हैं, भैंस पालक।
ये जनजाति भैंस पालक है। गारो, खासी और जयंतिया के बारे में बात करें, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया जनजाति है, मेघालय में है, कहती हैं मेघालय। और मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया नाम से पहाड़ियाँ भी हैं, पहाड़ियाँ भी है, पहाड़ियाँ। महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बात करें, महत्वपूर्ण झीलें, महत्वपूर्ण झीलें या झील के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील के बारे में, चिल्का झील के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो चिल्का झील उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़े और खारे पानी की लैगून झील, भारत की सबसे बड़ी और खारे पानी की लैगून झील और खारे पानी की लैगून झील है। अब बात करेंगे वुलर झील के बारे में। वुलर झील के बारे में बात करें हम लोग, वुलर झील, तो यह जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है वुलर झील, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। अब हम लोग बात करेंगे लोकटक झील के बारे में। लोकटक झील के बारे में, लोकटक झील के बारे में बात करें तो ये लोकटक झील है, ये मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी लोकटक झील जो है मणिपुर में है, और ये मणिपुर पूर्वोत्तर में है, इसलिए यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब हम लोग बात करेंगे सांभर झील के बारे में। सांभर झील के बारे में बात करें तो सांभर झील राजस्थान में है, सांभर झील राजस्थान में है। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झील है सांभर झील। अब हम लोग बात करेंगे लोनार झील के बारे में। लोनार झील के बारे में बात करें तो यह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है लोनार झील। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। अब हम बात करें चोलामू झील के बारे में। चोलामू झील, चोलामू झील के बारे में बात करें तो चोलामू झील सिक्किम में है, सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची झील है, भारत की सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील है चोलामू झील। भारत की मिट्टियों के बारे में बात करें, भारत की मिट्टियां, 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, 8 प्रकार की। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण मिट्टियों के बारे में हम लोग बात करें। भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण मिट्टियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, लगभग 40% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, और सबसे उपजाऊ है, सबसे उपजाऊ है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। गेहूं, धान, मक्का, आलू के लिए उत्तम है, गेहूं, धान,
मक्का, आलू के लिए महत्वपूर्ण है यह मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। एक होती है खादर, जिसको नई जलोढ़ भी बोला जाता है, नई जलोढ़ भी बोला जाता है। और एक होता है बांगर, एक होता है बांगर, जिसको पुरानी जलोढ़ बोला जाता है, पुरानी जलोढ़ बोला जाता है। अब आगे बात करेंगे काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी के बारे में बात करें तो काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मिट्टी है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, और चरोड़ोजम मिट्टी भी कहा जाता है, चरोड़ोजम। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। कपास की खेती के लिए, कपास खेती के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है खेती, कपास खेती के लिए सर्वोत्तम। ज्वालामुखी लावा से निर्मित होती हैं ये मिट्टियाँ, ज्वालामुखी लावा से, ज्वालामुखी लावा से। सर्वाधिक क्षेत्र इसका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ज्यादातर क्षेत्र पे काली मिट्टी पाया जाता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक, महाराष्ट्र। फिर हम लोग बात करेंगे, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जागृति कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।